बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग का विषय पर्यटन से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में बलरामपुर में तातापानी महोत्सव हुआ और उस तातापानी में मुख्यमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। आइए हम लोग उसको जान लेते हैं। आप देख रहे हैं बलरामपुर के गौरलाटा को पर्यटन स्थल बनाने की मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। बलरामपुर का गौरव है कौन? तो गौरलाटा। अगर बलरामपुर का गौरव है तो छत्तीसगढ़ का भी तो होगा। तो ऐसे में हम लोगों को गौरलाटा को जान लेने की आवश्यकता है। आइए, क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और गौरलाटा तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये आप गौरलाटा की तस्वीर देख रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यह प्रश्न है जिसको अंतिम में हल करेंगे। ये गौरलाटा का तस्वीर है और यही चोटी है जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची है। आगे बढ़ते हैं, चोटी है, पर्वत नहीं है, पर्वत चोटी है। जैसे हमारा सर होता है, फिर सर में चोटी होती है। ध्यान रखिएगा, पर्वत और पर्वत चोटी में अंतर होता है, माउंटेन और माउंटेन पीक में अंतर होता है, सब एक नहीं है। नाम दो हैं तो अर्थ भी भिन्न होगा। आगे बढ़ते हैं, गौरलाटा से जुड़े तथ्य। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 12-25 मीटर। अब आपका कर्तव्य है कि आप इससे कम वालों को भी जान ही लें। स्थान क्या है? तो सामरी पाट। ध्यान रखिएगा, गौरलाटा की ऊंचाई और यह उसकी ख्याति और कहाँ स्थित है? तो सामरी पाट और सामरी तहसील में। और यह कहाँ है? तो बलरामपुर में। जिला भी ध्यान रखिए, ये यहाँ से 3 प्रश्न हैं कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, कौन से तहसील में और कौन से जिले में, ऊंचाई कितनी है और उसकी ख्याति क्या है, उसकी विशेषता क्या है। यह गौरलाटा है। आगे बढ़ते हैं और सामरी पाट को हम लोग जान लेते हैं। प्रदेश का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। साथियों, पाट प्रदेश को अभी हम लोग जानेंगे। कई पाट हैं, जमीर पाट है, सामरी पाट है, जसपुर पाट है। तो उन सब पाट में से अगर कोई सबसे बड़ा है तो वह है सामरी पाट। छोटा नागपुर के पठार का पश्चिम भाग में पाए जाने पाट भूमि का विस्तार है। साथियों, जो छोटा नागपुर है उस छोटे नागपुर का यह पश्चिमी विस्तार है और इसको भूगोल की भाषा में पाटलैंड को, तो ध्यान रखिएगा, जो सामरी पाट है वह छोटा नागपुर का पश्चिमी भाग है और इस पाटलैंड को भूगोल की भाषा में मीसा कहा जाता है। आइए हम लोग मीसा को जान लेते हैं। तो साथियों, यह प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या मतलब क्या होता है? एलिवेटेड, ऊपर उठा हुआ, फ्लैट लैंड, ऊपर उठा हुआ समतल भूमि ही क्या कहलाता है? प्लेट्यू कहलाता है। जिसके जो ढाल होते हैं वह लगभग खड़े होते हैं, जो ढाल होती है वो स्टीपर होती है, त्रिव होती है। साथियों, जब इस प्लेट्यू में वेदरिंग होने लगता है, वेदरिंग यानी कि अपक्षय, और इसमें जब इरोजन होने लगता है यानी कि अपर्दन, और वेदरिंग का मतलब है अपक्षय। अपक्षय भौतिक, रसायन एवं जैविक हो सकता है। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटकर चूर्ण चूर्ण हो जाना। अब जो चट्टान है 3 कारणों से टूट सकते हैं। पहला कारण होता है भौतिक। भौतिक में आता है जब उस पर कोई बल लगा दे। कौन लगाता है? जल और वायु लगाता है। या तो उसका जब वो जो भूमि होती है, जो चट्टान होता है, जब उसके तापमान में भिन्नता आती है तब भी चट्टान अपने जगह पर टूटकर चूर्ण चूर्ण हो जाता है। जब दिन होता है तो चट्टान फैल जाता है और जब रात आती है तो चट्टान सिकुड़ जाता है और इस फैलने और सिकुड़ने में चट्टान टूट जाता है। क्यों ना टूटे? कोई व्यक्ति भी तो बात बात में गर्म होता है और ठंडा होता है, उसका भी अपक्षय जल्दी ही हो जाता है। और जब कोई चट्टान अपक्षय के माध्यम से अपनी ही जगह पर टूटकर चूर्ण चूर्ण हो जाएगा तो फिर उसका वहां से स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। कौन करेगा? तो जल और वायु करेगी। तो जब कोई प्लेट्यू अपक्षय और अपर्दन के दौर से गुजरता है तो वह
तुलनात्मक रूप से छोटा हो जाता है और इसके चारों तरफ खड़े कगार दिखते हैं और उसी को मीसा कहा जाता है। तो मीसा कहाँ से आता है? तो प्लेट्यू से आता है। जब पठार अपक्षय और अपर्दन के दौर से गुजरते हैं तो मीसा बन जाता है, जिसके चारों तरफ खड़े कगार होते हैं। और मीसा तब कब बनेगा? जब प्लेट्यू में विभेदक चट्टान पाए जाएंगे। विभेदक चट्टान का मतलब है कि इसमें सॉफ्ट रॉक हो, कोमल चट्टान हो और हार्ड रॉक हो, यानी कि कठोर चट्टान हो। सॉफ्ट रॉक होना चाहिए और हार्ड रॉक होना चाहिए। तो अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यह आगे जाकर अपक्षयित और अपर्दित नहीं होता। शौक है कि मजबूरी है? मजबूरी है, क्योंकि अब जो चट्टान है वो कठोर आ चुकी है और इसको कहते हैं कैप रॉक। तो ऊपर वाले का तो अपक्षय अपर्दन रुक जाता है, लेकिन ये साइड वालों से होता ही रहता है और धीरे धीरे इसकी जो आकार है कम हो जाती है और उसी को हम लोग मीसा कह देते हैं। लेकिन साइड में तो अपक्षय अपर्दन जारी ही रहेगा और जल और वायु का इस प्रकृति में तो वही काम है, यह हर क्षण हमारे स्थल आकृति को बदलने में लगे हुए हैं। प्रकृति ने उनको यही काम दिया है और वो दृढ़ संकल्प से यह कार्य करते रहते हैं। आगे यह जो मीसा है इसमें और अपक्षय और अपर्दन होता है और यह ब्यूट में बदल जाता है और जो ब्यूट होता है आगे जाकर मॉन्यूमेंट में बदल जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा पार्टलैंड है जो छोटा नागपुर में विशेष रूप से पाया जाता है और छोटे नागपुर का पश्चिमी हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में है, बलरामपुर जसपुर में है और सरगुजा में है। तो बलरामपुर में जो सामरी पार्ट है वह सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश है, पार्टलैंड है और पार्टलैंड को यही पार्टलैंड है और पार्टलैंड को हम लोग भूगोल की भाषा में मीसा के नाम से जानते हैं और पार्टलैंड में ही छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो आप पार्टलैंड देख रहे हैं उसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी साथियों वहां पाई जाती है जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा हो और तापमान भी बहुत ज्यादा हो। वर्षा ज्यादा होती है और अगर तापमान कम हो गया तो वहां पॉड जॉल मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर वर्षा ज्यादा है और तापमान भी ज्यादा है तो वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जब तापमान ज्यादा होता है और वर्षा ज्यादा होता है तो वहां पर लीचिंग होने लगती है। लीचिंग निच्छालन होने लगता है। लीचिंग का मतलब है जब किसी भी भूमि पर पानी बरसता है, वर्षा होती है तो जल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ अवशोषित होती है और अपने साथ मिट्टी के कुछ पदार्थों को घोल लेती है या मिट्टी में उपस्थित घुलनशील पदार्थ इस जल के साथ घुल जाते हैं और नीचे की तरफ चले जाते हैं और नीचे की तरफ जब वो चले जाएंगे तो इसी को कहा जाता है लीचिंग और इस नीचे जाने की प्रक्रिया को एलुविएशन कहा जाता है। अभी नीचे कौन जाएगा इसमें? तो इसमें जो नीचे जाते हैं वो सिलिकेट मटेरियल जाते हैं, धातु यहाँ छूट जाता है, इसीलिए यह मिट्टी लाल दिखाई देता है और ईंट बनाने के उपयोग में आता है। तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, वर्षावनों में पाई जाती है, जो निच्छालन की समस्या से ग्रसित होती है। यह मिट्टी खेती के लिए उपयोगी नहीं होता, लेकिन इस मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बहुत बढ़िया होता है, यानी कि पानी यहाँ रुकता नहीं है। तो हम इस मिट्टी में अगर वैज्ञानिक तरीके से कार्य करें तो वे फसल उगा सकते हैं तो ज्यादा जल पसंद नहीं करते, जैसे कि चाय, कॉफी और लीची। इसीलिए जसपुर वाले भाग में, बलरामपुर वाले भाग में चाय, लीची और कॉफी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाय और कॉफी दोनों ही अच्छे अपवाह वाली मिट्टी को पसंद करते हैं, जल को रुके हुए देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन चाय और कॉफी में अंतर यह है कि कॉफी है जो ज्यादा तापमान को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन चाय ज्यादा तापमान को टॉलरेट नहीं करता है। इसीलिए चाय की खेती उपोष्ण क्षेत्र में जबकि कॉफी की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। साथियों, यहाँ कौन सा खनिज मिलेगा? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम निकालने का कार्य करते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड
और XH2O। तो यह जलयोजन हुआ है, यहाँ पर आके इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जल जुड़ जाती है। वो कितना जुड़ेगी वो OH नंबर डिपेंड करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यह जो पार्टलैंड है, जो मीसा है, वहां पर बॉक्साइट खनिज की अधिकता देखी जाती है और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ज्वालामुखी पठार है, और जो ज्वालामुखी पठार है साथियों, पठार भी कई प्रकार के होते हैं। विवर्तनिकी घटना के कारण भी पठार निर्मित हो सकते हैं और कई पठार ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो पठार हैं, विशेष रूप से जिनका निर्माण क्रेटासियस पीरियड में हुआ था, वो सभी लावा से निर्मित हैं, ज्वालामुखी से निर्मित हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और चट्टान की प्रकृति क्या है? तो आग्नेय चट्टान, चट्टान कई प्रकार के मिलते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान जैसे कि फेल्सपार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, और सेडिमेंट्री चट्टान जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, और कायांतरित चट्टान जैसे कि नीस हो गया, शिस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यह किस फसल के लिए है? तो लीची के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए और टमाटर के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं इससे लाभ क्या होगा। मुख्यमंत्री जी ने जो यह घोषणा की है कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो लाभ क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऊंची चोटी है तो हम लोग यहाँ पर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। साहसिक पर्यटन का मतलब क्या है साथियों? आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को ऊंचाई से बेल्ट बांधकर छोड़ देते हैं, फिर वह कभी कोई डर जाता है तो कोई हु करता है। तो वो जो आप देखते हैं कि जो उड़ा देते हैं, उस सबको साहसिक पर्यटन कहते हैं। तो वह उस दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। शैक्षणिक भ्रमण हो सकता है, वहां पर जाके लोग सीख सकते हैं भूगोल की भाषा, भूगर्भिक शिक्षा ले सकते हैं, ट्रैकिंग, पहाड़ चढ़ सकते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, सब यहां जाना चाहते हैं। रोजगार के अवसर तो निर्मित होंगे ही। चुनौती क्या होगा? जहां यह पर्यटन स्थल को डेवलप किया जाएगा वह एलिफेंट माइग्रेशन कॉरिडोर है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हाथियों पर कोई भी नकारात्मक असर उत्पन्न न हो। आगे क्या है? वन संरक्षण। पर्यटन को तो बढ़ावा दे देंगे, लेकिन अगर वहां जाकर डिस्पोजल और अन्य प्रदूषण फैला दिए तो वनों को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, और वनों को खतरा होगा तो वहां रहने वाले वन्य जीव जंतुओं को भी परेशानी होगी और पर्यावरण का अवनयन प्रारंभ हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रदूषण तो बढ़ेगा, गाड़ी चलेगी, वहां पर कई प्रकार के रसायनों का प्रवाह होगा और कई प्रकार के हानिकारक गैस भी निकलेंगे। तो इतना हो जाने के बाद आइए हम लोग प्रश्न को हल कर लेते हैं। ये प्रश्न आप देख रहे हैं, पाट भूमि में निच्छालन के कारण लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो यह कथन तो सही ही नजर आता है। पाट भूमि को मेसा भू आकृति भी कहा जाता है, तो यह भी सही है। पाट भूमि जल निकासी सुगम होता है, जिसके कारण यह क्षेत्र चाय के लिए उपयुक्त होता है। साथ ही वह भूमि जिसमें मिट्टी के कण के आकार बड़े होते हैं वह जल निकासी के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि लेटेराइट मिट्टी में होता है। यानी कि तीनों ही कथन सही है, तो विकल्प चौथा होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।